नमस्कार, मैं हूं सौरभ त्रिपाठी। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड बुलेटिन। शुरुआत करते हैं बड़ी और अहम खबर से। उमेश पाल हत्याकांड से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता दें कि प्रयागराज पहुंचा माफिया अतीक अहमद। कड़ी सुरक्षा में अतीक को प्रयागराज लाया गया है। कल कोर्ट में होगी अतीक अहमद की पेशी। साबरमती जेल से नैनी जेल लाया जाएगा अतीक अहमद को। उमेश पाल हत्याकांड में कल कोर्ट में पेशी होगी। ये बड़ी जानकारी इस वक्त की आपको बता दें। ये देखिए तस्वीर, अतीक अहमद को प्रयागराज जेल लाया गया है। अब बताया जा रहा है कि प्रयागराज अतीक अहमद पहुंच गया है। कड़ी सुरक्षा के बीच अतीक अहमद को प्रयागराज लाया गया है। तो साबरमती जेल से अतीक अहमद को बताया जा रहा है कि प्रयागराज पहुंचा दिया गया है। कल अतीक अहमद की पेशी होगी। ये देखिए तस्वीर आप देख पा रहे हैं अतीक अहमद की आपने टीवी स्क्रीन पर। ये वही प्रयागराज है जहां कभी अतीक अहमद का सिक्का चलता था, जहां अतीक अहमद डर और दहशत का एक पर्याय बन गया था। लेकिन आज जगह वही, सब कुछ वही। अतीक जो है पहले लोगों से जो घिरा रहता था, माफिया अतीक हुआ करता था। कभी सांसद अतीक, कभी विधायक अतीक, लेकिन आज एक सजा याफ्ता अतीक अहमद है ये, जिसे उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ मेरे सहयोगी अभिषेक सिंह लखनऊ से जुड़ रहे हैं। अभिषेक, अतीक अहमद को साबरमती जेल से प्रयागराज लाया जा चुका है, क्या कुछ अपडेट है आपके पास? अतीक अहमद को साबरमती जेल से यहां पर नैनी सेंट्रल जेल ले जाया जा चुका है। इसके ठीक बाहर हम खड़े हैं। अपने कैमरा पर्सन से कहूंगा तस्वीरें दिखाएं कि यहां पर अंदर सुरक्षा के इंतजाम आप देख सकते हैं और यहां पर इंतजार है सबको अब अशरफ के आने का। अतीक अहमद अंदर अपनी बैरक तक पहुंच चुका है, क्योंकि 24 घंटे का वक्त होता है। 24 घंटे के वक्त के भीतर ही अतीक अहमद को यहां ले आया गया था, लिहाजा उसका मेडिकल नहीं कराया गया और पेपर वर्क जो होता है वो थोड़ा तेजी से कराया, क्योंकि यहाँ पहले से ही डीसीपी रैंक के अधिकारी मौजूद थे इसी बात के लिए, ताकि अतीक अहमद लाए तो वक्त ज्यादा जाहिर ना हो और उसे जल्द से जल्द उसकी बैरक तक पहुंचाया जा सके। लिहाजा पेपर वर्क पूरा होने के बाद अतीक अहमद को उसकी सुपर स्पेशलिटी बैरक तक, यानी जो सुरक्षा के लिहाज से अलग बैरक बनाई गई है, उस तक शिफ्ट कराया गया, जहां पर बैरक में ही 4 सीसीटीवी कैमरास लगे हुए हैं। बैरक के बाहर जो बंदी रक्षक मौजूद है वो बाकायदा बॉडी वॉर्न कैमरों के साथ मौजूद हैं। बैरक के अंदर और बाहर का जो भी फुटेज है वो वीडियो वॉल तक पहुंचेगा, जो यहाँ पर जेल अधीक्षक और मॉनिटर रूम बाकायदा बनाया गया है, वहां पर बैठकर बंदी रक्षक और बाकी जो अधिकारी है जेल के वो देखेंगे। लिहाजा और दूसरा जो ट्रांसमिशन है वो सीधे लखनऊ डीजी जेल, जो जेल मुख्यालय है, वहां तक जाएगा, जहां पर बैठकर जो आला अधिकारी हैं वो उसे मॉनिटर करेंगे। एक एक पल की फुटेज अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ की सीधे वहां तक पहुंचेगी। लिहाजा इस बात को बिल्कुल सुनिश्चित किया गया है सुरक्षा के लिहाज से। साथ ही साथ अब से कुछ देर का वक्त है जब अशरफ यहां पर मौजूद होगा, अशरफ को यहां लाया जाएगा। अशरफ को भी उसी प्रक्रिया से गुजरना होगा, क्योंकि मेडिकल हो चुका है, लिहाजा 24 घंटे के भीतर दोबारा मेडिकल नहीं कराया जाता और उसे यहां पर लाया जाएगा और अंदर जो भी पेपर वर्क होगा वो पूरा किया जाएगा। साथ ही साथ जो जेल बॉन्ड है वो भरवाया जाएगा और कल सुबह इन दोनों भाइयों को साथ में लेकर प्रयागराज पुलिस की जो टीम है वो लेकर पहुंचेगी सीजीएम कोर्ट, जहां दिनेश गौतम जो जस्टिस हैं उनकी कोर्ट में लेकर पहुंचेगी। तकरीबन 11 बजे का वक्त सुनिश्चित किया गया है जब इन दोनों को लेकर पहुंचेगी। प्रयागराज पुलिस उमेश पाल हत्याकांड में पहली बार, इससे पहले 5 लोगों की रिमांड हो चुकी है हालांकि इस मामले में, लेकिन अतीक अहमद और उसके भाई को पेश करेगी और उसके बाद रिमांड लेने की कोशिश करेगी। देखना होगा कोर्ट क्या कुछ कहता है, कितने दिन की रिमांड मंजूर होती है और उसके बाद आगे की तस्वीर साफ हो पाएगी। प्रयागराज पुलिस ने अंदरूनी तौर पर जो तैयारी कर रखी वो साझा करना चाहूंगा। सूत्रों के हवाले से जो जानकारी मिल रही है कि बाकायदा उमेश पाल हत्याकांड के जो सीन है उसे रिक्रिएट किया जाएगा। दोनों गाड़ियों को वैसे ही खड़ा किया जाएगा जो मुकदमे में जो घटना में इस्तेमाल हुई थी और माल मुकदमा है फिलहाल, उन दोनों क्रेटा गाड़ियों को आमने सामने खड़ा किया जाएगा। कैसे ओवरटेक किया गया था गाड़ी को, वही लोग दोबारा वैसे ही खड़े किए जाएंगे। अतीक अहमद और उसके भाई को अलग अलग समय पर वहां ले जाया जाएगा क्राइम सीन तक, क्योंकि इस पूरी घटना में ऐसे कई सारे लोग हैं जो अभी भी अनआइडेंटिफाइड है, यानी जिनकी पहचान नहीं हो सकी है। प्लान बनाया गया था तो प्लान में 2 टीमें शामिल की गई थी।
पहली टीम ए टीम जो हमला करेगी, दूसरी टीम वो कि अगर किसी तरह भी उमेश पाल बच जाता है तो उसके घर में घुसकर भी उसको मौत के घाट उतारा जाए। इस बात की पूरी पुख्ता प्लानिंग की गई थी। यानी उस दिन उमेश पाल की मौत को लेकर या हत्या को लेकर कहा जाए कि पूरी इस तरह की प्लानिंग थी, किसी तरह वो बचने ना पाए। लिहाजा 2 टीम बनाई गई थी। जो दूसरे शूटर्स थे, यानी दूसरे 7 से 8 शूटर्स, अभी पुलिस उनकी शिनाख्त नहीं कर पाई है। यही अहम वजह है कि अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ को क्राइम सीन तक लाया जाएगा। कई फुटेजेस पुलिस के हाथ है जो गोपनीय रखी गई हैं, कई नाम है जो गोपनीय रखे गए हैं, उनको लेकर साफ बात होगी। साथ ही साथ कई सारे एविडेंसेस एसटीएफ और यूपी पुलिस को मिले हैं। जैसे बता दूं आपको कि बरेली जेल में 11 फरवरी को 2.5 घंटे तक अशरफ और कुछ शूटरों की मुलाकात हुई थी। वहीं पर अशरफ ने ऑर्डर दिया था कि कैसे इस घटना को अंजाम देना है, कैसे उमेश पाल को मौत के घाट उतारना है, किसकी भूमिका क्या रहेगी, उस्मान कब गोली चलाएगा, असद कब गोली चलाएगा, गुड्डू बम्बास कब बम चलाने वाला था। ये सारी भूमिका अशरफ ने तय की थी। और एक मैसेंजर उनमें से वो भी था जो एक एक बात की जानकारी साबरमती जेल तक अतीक अहमद तक पहुंचाता था। अतीक जब भी हामी भरता था तब आगे की प्लानिंग शुरू होती थी। ये वो सारे लोग हैं जिनकी शिनाख्त नहीं हो पाई है। अतीक अहमद और उनके भाई अशरफ को जब रिमांड पर लिया जाएगा, कड़ी पूछताछ होगी, तब बहुत सारी बातें खुलेंगी। अभिषेक, सबसे महत्वपूर्ण सवाल एक ये भी हो जाता है कि असद कहां है, इसके विषय में जानकारी नहीं हुई। अभी कुछ मीडिया कर्मियों ने अतीक से पूछा कि असद कहां है, तो वो कह रहा है मुझे क्या पता, मैं तो जेल में बंद हूं। लेकिन पुलिस की कार्यशैली पर भी सवाल खड़े होंगे, आखिरकार असद गया कहां, क्या जमीन निगल गया या आसमान उड़ा ले गया, अभी कुछ पता ही नहीं है। बिल्कुल बताया जा रहा है कि कई महीनों तक इससे एग्जिट प्लान पर काम हुआ था कि जब इस घटना को अंजाम दिया जाएगा तो भागने के लिए कौन सी जगह होगी, क्योंकि ये समझ रहे थे कि जब इस घटना को अंजाम दिया जाएगा तो इसी तरह पुलिस प्रशासन एसटीएफ एजेंसीज पीछे होंगी इनके, और इन्हें कैसे वहां से निकलना है। यही वजह थी कि जब असद यहां से निकला तो हर एक जिले में जाकर उसने दूसरी गाड़ी, दूसरे ड्राइवर का इस्तेमाल किया। जस्ट डायल और अलग अलग जो एप्स है उनके जरिए उसने उबर के जरिए गाड़ियां बुक की थी। पता नहीं था ड्राइवर्स को वो किसे ले जा रहे हैं। मौके पर गाड़ी शुदा तयशुदा जगह पर गाड़ी पहुंचती है, असद वहां पहुंचता है, गाड़ी में बैठता है, फिर तयशुदा जगह तक जाता है, दूसरी गाड़ी में बैठता है। इस तरह से उसने बॉर्डर क्रॉस किया है। नेपाल बॉर्डर पहुंचने के बाद उसे कई सारे लोग मददगार के रूप में मिले। अतीक अहमद के पुराने कई सारे ऐसे मददगार थे जो बिल्कुल ना सिर्फ फिल्मी स्क्रिप्ट के अंदाज से ही ये पूरी घटना को अंजाम दिया गया था, बल्कि असद के एग्जिट प्लान पर भी बड़े लंबे समय तक काम किया गया, क्योंकि वो खुद अतीक का बेटा है और अतीक कहीं किसी कीमत पर नहीं चाहता कि जैसे उसका पूरा परिवार जेल में इस वक्त बंद है वैसे असद भी बंद होगा। और उसे असद का हश्र पता है कि असद ने किस तरह ललकारा है कानून को, प्रशासन को, योगी सरकार को, उसे उसका हश्र पता है। इसीलिए खुद भी डरा हुआ है अतीक, अपने से ज्यादा अपने बेटे के लिए, और इस एग्जिट प्लान पर इसीलिए काम किया गया था। फिलहाल जो जानकारी सूत्रों के हवाले से मिल रही है कि इंटरनेशनल बॉर्डर क्रॉस कर चुका है असद। नेपाल में होने की निशानदेही के बाद ना सिर्फ नेपाल के आला अधिकारी बल्कि यूपी पुलिस के भी कई आला अधिकारियों के साथ कई राउंड उनकी बैठक हुई। तकरीबन 8 बार मुलाकात हो चुकी है। एक खुफिया जो जानकारी मिल रही है कि एक टीम नेपाल पुलिस और यूपी एसटीएफ की साथ में भी काम कर रही है नेपाल में निशानदेही पर। गुड्डू मुस्लिम और असद की हो सकता है बड़ी कामयाबी मिले। साथ ही साथ एग्जिट प्लान के साथ साथ डिस्गाइज प्लान यानी गुमराह करने का भी एक प्लान बनाया गया था। लगातार लखनऊ में और बाकी जगह बांग्लादेश में और कई जगह पर असद के मोबाइल फोन से फोन मिलाया गया, असद के एटीएम कार्ड से पैसे निकाले गए लखनऊ में, ताकि पुलिस गुमराह हो जाए और जो जांच की दिशा है, जो उसे ढूंढने की दिशा है, वो बदल जाए। इस तरह के गुमराह करने के भी कई सारे प्लान बनाए गए थे। और यही वजह थी कि इतनी टीम्स बनाए जाने के बाद भी पुलिस को इतना लंबा वक्त लग गया निशानदेही के लिए कि आखिर किस तरफ जा सकता है, किधर भागा होगा, कौन लोग होंगे साथ में। और अब उन सारी चीजों को पुख्ता करने के लिए अतीक अहमद और अशरफ को रिमांड पर लिया जाएगा, और रिमांड पर लिए जाने के बाद जब पूछताछ होगी, क्राइम सीन रिक्रिएट कराया जाएगा, तो बहुत सारी ऐसी जानकारी है जो पुलिस के हाथ लगेगी। अभिषेक, अगर आपके आसपास कोई जेल के अधिकारी हो या किसी से बात संभव है तो आप बात कर सकते हैं। मैं आपको पीछे तस्वीरें दिखाता हूं कि इस वक्त हम गेट के ठीक इस पार मौजूद हैं। यहाँ जो पुलिसकर्मी हैं वो यूपी पुलिस के हैं। जेल विभाग के कर्मचारी अंदर मौजूद होते हैं जेल के। बाहर कोई भी ऐसा रैंक्ड ऑफिसर नहीं है जो बात कर पाएगा। और तस्वीर आपको दिखाते हैं कि अंदर सुरक्षा के कितने चाक चौबंद व्यवस्था की गई है।
कहीं से भी कोई भी सेंध नहीं लग सकती है, क्योंकि अतीक अहमद को लेकर सुप्रीम कोर्ट के भी एक अपने अलग आदेश हैं, अशरफ को लेकर अलग आदेश हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं तमाम सब इंस्पेक्टर्स रैंक के लोग, कांस्टेबल्स मौजूद हैं, और इसी तरह की व्यवस्था जब अतीक अहमद को लेने गई थी पुलिस तो भी की गई थी। और अभी फिलहाल जेल के जो अधिकारी हैं वो अंदर मौजूद है। पुलिस की तरफ से ये इंतजाम जरूर किया जा रहा है कि कम से कम वक्त लगे। अब अशरफ को लाना है, अशरफ को लाने की तैयारियां शुरू हो रही हैं। यहाँ बाहर आप देख सकते हैं पुलिस आकर गेट पर मौजूद है। अशरफ को लाया जाएगा यहाँ पर, और उसके बाद उसकी प्रक्रिया शुरू होगी। जेल के अंदर जेल बॉन्ड भरवाया जाना है, बाकी जो कानूनी प्रक्रिया है वो शुरू होगी और उसे उसकी बैरक तक पहुंचाया जाएगा। उसके बाद कल सुबह की तैयारी शुरू होगी। बिल्कुल अभिषेक, पिछली बार कोर्ट में पेश किया जाना है। पिछली बार जब अरशद और अतीक अहमद एक दूसरे से मिले तो मैंने सुना था कि एक दूसरे पकड़ के खूब रोए भी थे। बिल्कुल, बड़े लंबे वक्त बाद अतीक अहमद ने अपने भाई से मुलाकात की थी। आपको बता दें कि जब अतीक अहमद यहाँ जेल में पहुंचा तो रात में कई घंटों तक वो जो बॉडी वॉर्न कैमरे पहने हुए, हमें सूत्रों के हवाले से जानकारी मिली, जो बंदी रक्षक थे उनसे कई बार उसने पूछा कि क्या अशरफ जेल में आ गया है तो कौन सी बैरक में है, क्या आसपास है, मैं उसको आवाज दे सकता हूं, क्या वो मेरी आवाज सुन सकता है। ये सारी बातें अतीक अहमद पूछता रहा जेल के अंदर बंदी रक्षकों से। किसी ने इस बात को लेकिन कबूला नहीं ना उसको कोई जवाब दिया। जब वो पहुंचा एमपीएमएलए कोर्ट सुबह, उसे पेशी पर ले जाया गया। तब जब उसने अशरफ को देखा सामने आमने तो वो गले मिला अशरफ से, लंबे समय बाद अपने भाई से मिला था और हश्र भी देख रहा था कि क्या हश्र है और किस तरह मिल रहा है भाई से अपने। आज सजा सुनाई जानी है और आज उसको अपने भाई से मुलाकात करनी पड़ रही है। उस वक्त, ऐसे वक्त, इतने लंबे समय बाद मुलाकात के बाद, और कहीं ना कहीं आंख में आंसू थे उस बात के कि पता नहीं अगली मुलाकात हो पाएगी या नहीं हो पाएगी। जिस तरह के काम, जिस तरह की कारस्तानियां की हैं, उसके बाद कानून का शिकंजा लगातार कड़ा होता जा रहा है। कितनी लंबी सजा होगी आने वाले समय में। जितने मुकदमे, आपको बता दें 100 से ज्यादा मुकदमे अतीक अहमद पर, 50 मुकदमे फिलहाल अंडर ट्रायल हैं, 5 में अभी भी इन्वेस्टिगेशन है, जिसमें एक राजू पाल हत्याकांड भी है और अब उमेश पाल हत्याकांड है। यानी 5 मुकदमे में अभी भी विवेचना चल रही है, 50 मुकदमे अंडर ट्रायल है। बाकी कई सारे मामलों में रसूख के चलते कई बार गवाह नहीं मिले, कई बार गवाह हॉस्टाइल हो गए और अतीक अहमद बरी भी हो गया। पहली बार उसे सजा मिली है। और अब उमेश पाल हत्याकांड में जिस तरह से इन्वेस्टिगेशन चल रही है, एक के बाद एक सबूत हाथ आ रहे हैं। ये जरूर है कि अभिषेक, आज मैं अतीक को सुन रहा था, जब मीडिया कर्मचारियों ने अतीक से पूछा कि अतीक क्या है, तो अतीक ने एक बात कही। उसने कहा कि बाबा ने कहा था, सरकार ने कहा था कि मिट्टी में मिला देंगे, मिट्टी में तो मिल गया हूं, अब रगड़ा जा रहा हूं। बिल्कुल, हाँ, ये उसकी बातें बिल्कुल साफ है। और आप समझना पड़ेगा, अतीक को बहुत शातिर किस्म का अपराधी रहा है अतीक। लंबा राजनीतिक करियर, आपराधिक इतिहास ऐसा कि उसने यहाँ पर नहीं, सिर्फ प्रयागराज में नहीं, आसपास के जिलों में भी ऐसी दहशत बना रखी थी कि वो अगर फोन करता तो लोग अपने घर जमीन मकान छोड़कर भाग उठते थे। लिहाजा ये समझना होगा। लखनऊ तक उसकी पहुंच थी, लखनऊ में भी अभी एक मामले में उस पर चार्ज फ्रेम किया गया है। और आपको बता दें कि वो भी 2018 का ही मामला है, रंगदारी वसूलने का। एक रियल स्टेट के प्रॉपर्टी ओनर को उसने बुलाया, बाकायदा देवरिया जेल में बुलाकर, किडनैप करवाकर बुलाया, जेल के अंदर बुलाकर पीटा। तो उसका रसूख आप समझ सकते हैं। और एक वक्त ऐसा भी था कि अतीक के बारे में ये भी कहा जाता था कि अतीक का रसूख इतना बढ़ गया था कि एक बार कोर्ट रूम में बुलाकर उसे कहा गया कि प्रशासन की चलती है यहाँ पर कि अतीक अहमद की चलती है। ये भी एक वाकया है यहाँ का। लिहाजा आप समझ सकते हैं कि किस तरह का रसूख रहा होगा उसका। और ये सारी बातें सिर्फ हवा हवाई नहीं है। अतीक अहमद का साम्राज्य इस कदर यहाँ पर दहशत भरा था कि लोग नाम लेने से भी डरते थे, लोग नाम नहीं लेते थे अतीक अहमद का पूरा। आप अतीक के रसूख की बात करें, एक बार कानपुर में अतीक अहमद रोड शो कर रहा था, लगभग 600 गाड़ियां उसके रोड शो में शामिल हुई थी। उस बार इतनी ज्यादा गाड़ियां आई कि ट्रैफिक पुलिस की व्यवस्था बाधित हो गई। फिर अतीक को नोटिस दिया गया, भाई ये क्या है। जी हाँ, बिल्कुल, अतीक को सिर्फ नोटिस नहीं दिया गया, उसका टिकट काटा गया। उसके बाद उसने बसपा से चुनाव लड़ने की तैयारी की थी और श्रावस्ती से चुनाव लड़ा, वो सांसदी का। लिहाजा वो चुनाव भी वो हारा, 2014 की बात है ये। वहां से उसके राजनीतिक करियर का डिक्लाइनिंग मोड शुरू हुआ था। उससे पहले अतीक लगातार सीढ़ियां चढ़ता रहा। 2014 के बाद से उसका डिक्लाइनिंग मोड शुरू हुआ था राजनीतिक करियर का। और उसके बाद एक मुकदमे भी सामने आते रहे, जिसमें एक के बाद अतीक का कन्विक्शन भी प्रूव होता रहा। लेकिन बहुत दिलचस्प बात यह है कि अतीक
अतीक अहमद एक बड़ा लैंड माफिया, एक बड़ा कुख्यात अपराधी के साथ साथ एक बहुत शातिर अपराधी भी था। उसने हर बार कानून की मदद लेने की कोशिश की है। अपने नैतिक अधिकारों की मदद लेते लेते वो इतना एक्सपर्ट हो गया था कि उसको पता रहता था कि अपराध कब करना है, कैसे गुमराह कर पाएगा वो कानून को, कैसे गुमराह कर ठीक पाएगा है, पुलिस को। बिल्कुल। और शायद यही वजह है कि एक अभिषेक, मुकदमे आप का conviction लगातार कोर्ट ने नजर उठाया। बनाए रहिए, आपसे आगे भी अपडेट लेंगे। तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इसी के साथ बढ़ते